हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम मई 2024 के आरबीआई सर्कुलर्स को बहुत ही डिटेल वे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा या फिर आने वाला जो भी लेक्चर है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा, वहाँ से जा करके आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के और देखते हैं सबसे पहला सर्कुलर हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला सर्कुलर है ये सर्कुलर 3 मई 2024 का है। बैंकों के अंदर जिस तरीके से अलग अलग रिस्क को मैनेज किया जाता है, जो इंटर बैंक डीलिंग्स होता है, दो बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है, उसको लेकर के जो मास्टर डायरेक्शन है उसको यहाँ पे अमेंड किया गया है। तो बहुत सारे रिवाइज डायरेक्शंस को लाया गया है, कुछ एडिशनल डायरेक्शंस को लाया गया है अमेंडमेंट के तहत। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया यहाँ पे वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अलाउ कर दिया है कि वो अब फॉरेन करेंसी में फंड बोरो कर सकता है। तो सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के बारे में आपको पता होगा, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एंटिटी होता है, ये ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बाय और सेल करने के लिए। तो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अलाउ कर दिया गया है कि ये अब फॉरेन करेंसी में फंड बोरो कर सकता है। तो इसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम जो भी रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस है, जो एडिशनल डायरेक्शन है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि ये एक मास्टर डायरेक्शन है तो इसको समझाने में थोड़ा समय लग सकता है। मैंने एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं किया है। हम यहाँ पे जितना भी पॉइंट है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ध्यान से चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको पहले ही बोल दूँगी कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होगा ऑथराइज्ड पर्सन्स के बारे में। ऑथराइज्ड पर्सन्स कौन होता है? ऑथराइज्ड पर्सन्स ऐसा एंटिटी होता है जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया होता है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। तो जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है ये फॉरेन करेंसी बाई कर सकता है, सेल कर सकता है, ये अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे भारत के बाहर पैसा भेज सकता है, भारत के बाहर से पैसा रिसीव कर सकता है। तो ये ऑथराइज्ड पर्सन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन है ना, उसका ध्यान अट्रैक्ट किया गया है दो डायरेक्शन के ऊपर। सबसे पहला तो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव रेगुलेशंस 2000, और एक है 2016 का मास्टर डायरेक्शन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटर बैंक डीलिंग्स। अब यहाँ पे देखिए, 2018 में जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है उसको अलाउ कर दिया गया था एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत कि ये फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। ये अपने क्लाइंट को जो फॉरेक्स प्रोडक्ट होता है वो ऑफर कर सकता है, ये फॉरेन करेंसी बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे भारत के बाहर पैसा भेज सकता है, भारत के बाहर से पैसा रिसीव कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए अलाउ कर दिया गया था 2018 में। अब इसी के अकॉर्डिंगली जो मास्टर डायरेक्शन है इसमें यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है ताकि इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो प्रोविजंस है, कौन सा मास्टर डायरेक्शन? मास्टर डायरेक्शन रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटर बैंक डीलिंग्स 2016 का जो है, तो इसको यहाँ पे अमेंड किया गया है ताकि इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। इसके अलावा अभी जो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स के द्वारा जो भी डायरेक्शंस हैं वो कंप्लाई किया जा रहा है, तो जिस तरीके से वो डायरेक्शंस अभी इनके ऊपर इनके द्वारा कंप्लाई किया जा रहा है वो ऐसे ही किया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। ओके, इसके अलावा देखिए, सबसे पहले तो क्या हमने बात कर लिया कि 2018 में जो फैसला लिया गया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मास्टर डायरेक्शन में अमेंडमेंट लाया गया है ताकि मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो प्रोविजंस है वो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो OTC फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब डेरिवेटिव के बारे में हम जो नेक्स्ट सर्कुलर है उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका जो वैल्यू रहता है ना वो किसी दूसरे एसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी दूसरा एसेट है उसके वैल्यू में जो भी चेंजेस आएगा तो उसी हिसाब से इस तरीके का जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका वैल्यू में भी चेंजेस आता है। तो यहाँ पे जो OTC फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ये ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डायरेक्टली दो पार्टीज़ के बीच में होता है।
उनके बीच में कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे OTC फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और जो फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, ये ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, फॉरेन करेंसीज के इंटरेस्ट रेट में के ऊपर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो अगर फॉरेन करेंसी के इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आता है तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके वैल्यू में भी क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है। तो यहाँ पे OTC फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो रिपोर्टिंग किया जाता है CCIL के ट्रेड रिपोजिटरी को, ट्रेड रिपोजिटरी बेसिकली क्या है CCIL का, एक आप कह सकते हैं कि सेंट्रल डेटाबेस है जो कि स्पेसिफिकली जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स होता है ना उसका रिकॉर्ड कलेक्ट और मेंटेन करता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर के जो रिपोर्टिंग किया जाता है CCIL के ट्रेड रिपोजिटरी को, तो उसको लेकर के जो डायरेक्शन है ना उसको भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। जिस तरीके से अभी जिस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग किया जाता है, जिस मोड में किया जाता है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर किया जाता है, उसको यहाँ पे अपडेट किया गया और अमेंडमेंट में ये है, इसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी डायरेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो तुरंत लागू हो जाएगा, यानी कि जिस दिन को ये सर्कुलर इशू हुआ है उस दिन से ही ये डायरेक्शंस लागू हो जाएगा। और ये कुछ कुछ सर्कुलर है जिसके बारे में भी बताया गया है, तो उन सर्कुलर को ये रिप्लेस कर देगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस पूरे सर्कुलर के पर्पस से ऑथराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है, तो ऑथराइज्ड पर्सन का यहाँ पे मतलब है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, जिसको कि एज अ ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे ऑथराइज किया गया है एज पर फेमा 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत। अब देखिए जब हम बात करते हैं ऑथराइज पर्सन के बारे में, तो ये तो आपको पता चल गया कि ऑथराइज पर्सन बेसिकली ऐसा एंटिटी होता है जो कि RBI द्वारा ऑथराइज होता है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। अब यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन होता है ना इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 जिसमें कि कमर्शियल बैंक आता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है। इसके अलावा ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2, ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर। तो यहाँ पे ऑथराइज पर्सन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फेमा के तहत। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऑथराइज पर्सन का मतलब क्या है इस सर्कुलर के पर्पस से, तो ऑथराइज पर्सन का मतलब है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, जिसको कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे ऑथराइज किया गया है। तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 के अंदर जो सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस होता है, वो आता है। तो यहाँ पे जो भी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स है, जिसको कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे ऑथराइज किया गया है एज पर फेमा 99 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, तो वो यहाँ पे क्या माना जाएगा, ऑथराइज्ड पर्सन माना जाएगा। समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे जो भी इस सर्कुलर में डायरेक्शंस को इशू किया गया है वो किस एक्ट के तहत किया गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45W और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत ये डायरेक्शंस इशू किया गया है। ओके, अब हम आते हैं जो जो अमेंडमेंट लाया गया है उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड डायरेक्शन के हिसाब से ऑथराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है, ये पहले ही हमने देख लिया था, यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में बताया गया है। ऑथराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है, ऑथराइज्ड पर्सन का मतलब है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, जिसको कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पर ऑथराइज किया गया है। ओके, इसके अलावा देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव के पर्पज से ऑथराइज पर्सन का क्या मतलब है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव होता क्या है, तो ये बेसिकली ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू ना एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट होता है, $1 इक्वल टू इतना इंडियन रुपीज़, $1 इक्वल टू इतना यूरो, तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है ना उसके वैल्यू के ऊपर ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव होता है उसका वैल्यू डिपेंड करता है, और ये जनरली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसका ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव के केस में ऑथराइज पर्सन किसको माना जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को और रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, जिसको कि ऑथराइज किया गया है फेमा 99 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत। समझ में आ गया ऑथराइज पर्सन का मतलब। अब देखिए यहाँ पे
ऑथराइज पर्सन के अलावा ऑथराइज डीलर के बारे में बोला जा रहा है। तो रिवाइज्ड डायरेक्शन के हिसाब से ऑथराइज डीलर का क्या मतलब है? तो ऑथराइज डीलर का मतलब है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स और स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स, जिसको कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे ऑथराइज किया गया है। तो अगर कहीं पे कुछ और मेंशन नहीं है और वहाँ पे ऑथराइज डीलर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स और स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स, जिसको कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे ऑथराइज किया गया है। और देखिए, अगर ना कोई प्रोविज़न है, क्योंकि आगे चल करके अभी हम बहुत सारे डायरेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो अगर कोई डायरेक्शन है जिसमें कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स बताया गया है, तो वो वाला जो डायरेक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ना अब देखिए, यहाँ पे आपके दिमाग में एक जेन्युइन सा क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑथराइज डीलर और ऑथराइज पर्सन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम ऑथराइज पर्सन के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसा एंटिटी होता है जिसको कि रिजर्व बैंक ने ऑथराइज किया होता है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए। और ऑथराइज पर्सन के अंदर ऑथराइज डीलर भी आ सकता है, यानी कि एक ऑथराइज डीलर ऑथराइज पर्सन हो सकता है। एक मनी चेंजर एंटिटी जो होता है, जो बेसिकली फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करता है इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, तो वो भी हो सकता है। कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो सकता है। भारत का कोई बैंक है, उसने मान लीजिए कि हमारा जो IFSC है उसके अंदर अपना ब्रांच ओपन किया है, तो वो भी हो सकता है। और कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि फेमा के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत ऑथराइज किया गया है। तो ये ऑथराइज पर्सन का डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ऑथराइज डीलर का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो ये क्या है? ऑथराइज डीलर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको कि स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक ने ऑथराइज किया है फेमा 99 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत, और ये फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकता है। और नॉर्मली ये बैंक्स होता है, बैंक्स और जो दूसरा मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो होता है। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि एक ऑथराइज डीलर ऑथराइज पर्सन हो सकता है, लेकिन एक ऑथराइज पर्सन ऑथराइज डीलर नहीं हो सकता है। तो ऑथराइज पर्सन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारा एंटिटी आता है। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रिवाइज डायरेक्शन के हिसाब से जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स है, पहले ही हमने देख लिया था कि ये ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका वैल्यू जो एक्सचेंज रेट होता है करेंसीज के बीच में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव, जिसको कि वाइडली ETCD के नाम से जाना जाता है, तो ETCD मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है, उसको 2016 का जो मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स डायरेक्शन, उसको मानना पड़ेगा। और स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स के केस में, जिसको कि ऑथराइज किया गया है एज अ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे, उसको यहाँ पे 2016 का जो मास्टर डायरेक्शन है स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016, उसको मानना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा जनरल सा बात बोला गया था। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होता है वो फॉरेन करेंसी में फंड बोरो कर सकता है। तो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स आपको समझ में आ गया है, ये RBI ऑथराइज एंटिटी होता है जिसको कि ऑथराइज किया जाता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। तो यहाँ पे जो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स है वो फॉरेन करेंसी में फंड बोरो कर सकता है। सबसे पहले तो ये किससे फंड बोरो कर सकता है? तो ये अपने पेरेंट कंपनी या फिर कॉरस्पॉन्डेंट आउटसाइड इंडिया, जैसे कि मान लीजिए इसका पेरेंट कंपनी है भारत के बाहर, या कोई ऐसा कंपनी है भारत के बाहर जिससे इसका बिजनेस रिलेशन है, तो उससे ये फंड बोरो कर सकता है। या फिर किसी भी ऐसे एंटिटी से जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है, तो उससे ये फंड बोरो कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो फंड बोरो करेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेशनल रीजंस के लिए कर सकता है, यानी कि इसका जो डे टू डे एक्सपेंसेस रहता है उसके लिए फंड बोरो कर सकता है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स होता है उसके लिए फंड बोरो कर सकता है। नाउ यहाँ पे ये फंड किस तरीके से बोरो करेगा? तो देखिए, स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स यहाँ पे फॉरेन करेंसी में फंड बोरो कर सकता है अपने पेरेंट या कॉरस्पॉन्डेंट आउटसाइड इंडिया, जो भी कंपनी जिसके साथ इसका बिजनेस रिलेशन है, या कोई ऐसे एंटिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया हुआ है। ये अपने नोस्ट्रो अकाउंट में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो अवेल कर सकता है, यानी कि सिंपली जो लोन है वो ये अपने नोस्ट्रो अकाउंट में अवेल कर सकता है। अब नोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है? तो एकदम साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
अमेरिका के एक बैंक के पास अपना अकाउंट ओपन किया है और वो अकाउंट वहाँ की करेंसी में यानी कि यूएस डॉलर में मेंटेन है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। वो एसबीआई के लिए क्या हो गया, नोस्ट्रो अकाउंट हो गया। और एक होता है वोस्ट्रो अकाउंट, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो एसबीआई ने यूएस के बैंक के पास जो अकाउंट ओपन किया है जो कि डॉलर में मेंटेन है, तो वो अकाउंट जो यूएस का बैंक है उसके लिए क्या हो गया, वोस्ट्रो अकाउंट हो गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स फंड बोरो कर सकता है फॉरेन करेंसी में अपने पेरेंट कंपनी से या फिर कॉरस्पॉन्डेंट कंपनी से, भारत के बाहर जो है, फिर कोई भी ऐसे एंटिटी से जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया हुआ है, और ये अपने नोस्ट्रो अकाउंट में, अलग अलग देश में इसका जो नोस्ट्रो अकाउंट होगा उसमें ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर सकता है, यानी कि जो फंड बोरो करेगा वो नोस्ट्रो अकाउंट में कर सकता है। और यहाँ पे एक लाइन है, नॉट एडजस्टेड विद इन 5 days। इसका मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा जो फंड बोरो किया जाएगा वो ये कम से कम 5 दिन तक उसको रखना पड़ेगा अपने पास। 5 दिन के बाद ही ये जो भी फंड बोरो करेगा उसको रिटर्न कर सकता है। तो नॉट एडजस्टेड विद इन 5 days, इसका यही मतलब होता है। ओनली फॉर ऑपरेशनल रीजन्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स है, जो इसका डे टू डे ऑपरेशन के लिए नीड है, उसके लिए फंड बोरो कर सकता है। ओके। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कितना भी फंड बोरो कर सकता है। यहाँ पे 2016 का जो मास्टर डायरेक्शन है स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स के लिए, उसके अंदर फॉरेन करेंसी बोरोइंग के लिए लिमिट बताया गया है, तो उस लिमिट के अंदर ही ये फंड बोरो कर सकता है। अब देखिए, अगर इस लिमिट से ज़्यादा ये फंड बोरो करता है और उस फंड को ये 5 दिनों के अंदर रिटर्न नहीं करता है, तो इस केस में फिर इसको इन्फॉर्म करना होगा चीफ जनरल मैनेजर फाइनेंशियल मार्केट, जो रेगुलेशन डिपार्टमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसको। और कब इसको रिपोर्ट करना होगा, तो जिस भी मंथ में उसने ये लिमिट क्रॉस किया होगा। मान लीजिए कि जनवरी में इसने ये लिमिट क्रॉस किया है, तो जनवरी खत्म होने के 15 दिन के अंदर, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है फरवरी 15, तो 15 फरवरी तक उसको रिपोर्ट करना होगा। ओके। अब देखिए, अगर स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स का जिस भी बैंक से इसने फंड बोरो किया है उसके साथ इसका अरेंजमेंट है वैल्यू डेटिंग को लेकर के। वैल्यू डेटिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ना कि स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स ने 1 तारीख को लोन लिया है, लेकिन ये जो लोन है ना यहाँ से 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उस दिन इफेक्टिव माना जाएगा। तो ये क्या होता है, वैल्यू डेटिंग होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट में ना जो ये वाला प्रोविज़न है ये ज़रूरी नहीं होगा, यानी कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो इस केस में अगर स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स जो लिमिट है उसको क्रॉस करता है, लिमिट से ज़्यादा फंड बोरो करता है और उसको 5 दिनों के अंदर रिटर्न नहीं करता है, तो इस केस में ज़रूरी नहीं होगा कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके बारे में इन्फॉर्म करे। समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे डायरेक्शन को देखते हैं, मतलब कि इस अमेंडमेंट के तहत और कौन कौन सा रिवाइज्ड डायरेक्शन है। अब देखिए, यहाँ पे नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट को लेकर के डायरेक्शन है। तो सबसे पहले तो ये नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट NOOPL होता क्या है, तो ये एक रेगुलेटरी लिमिट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी जो कि बैंक होल्ड कर सकता है एट द एंड ऑफ द बिजनेस डे। ये बेसिकली ये लिमिट है। जैसे कि मान लीजिए एक बैंक का ना जो नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट है वो लेट्स से कि $10 मिलियन है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो बैंक का जो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है वो एट द एंड ऑफ द डे $10 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि बैंक ने $12 मिलियन का जो फॉरेन करेंसी है वो बाई किया है और $5 मिलियन का जो फॉरेन करेंसी है वो बैंक ने सेल किया है, तो यहाँ पे बैंक का जो नेट पोजीशन है वो $7 मिलियन है और ये इस लिमिट के अंदर है। ओके, समझ में आ गया? तो यहाँ पे नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट क्या है, ये बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी है जो कि बैंक एट द एंड ऑफ द डे होल्ड कर सकता है। इससे ज़्यादा वो जो फॉरेन करेंसी है वो होल्ड नहीं कर सकता एट द एंड ऑफ द डे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट है वो कौन तय करेगा, तो ऑथराइज डीलर का जो रिस्पेक्टिव ऑथराइज डीलर का जो बोर्ड होगा उसके द्वारा ये तय किया जाएगा और इसके बारे में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बताएगा CIMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। और यहाँ पे ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट ऑथराइज डीलर का जो कैपिटल रहेगा, अब कैपिटल का मतलब यहाँ पे Tier 1 और Tier 2 कैपिटल दोनों हैं, उसके 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया?
अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने बात किया नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट के बारे में। एक और होता है AGL, एग्रीगेट गैप लिमिट। अब ये क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी जो कि बैंक होल्ड कर सकता है एट द एंड ऑफ द बिजनेस डे। अब यहाँ पे जो एग्रीगेट गैप लिमिट है ना, ये बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स है जिसमें बैंक इंगेज हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक ऐसा लिमिट है, इस लिमिट से ज़्यादा बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो एग्रीगेट गैप लिमिट है वो किसके द्वारा तय किया जा सकता है, जो ऑथराइज डीलर है उसके बोर्ड के द्वारा तय किया जा सकता है, और इसके बारे में उसको रिजर्व बैंक को बताना पड़ेगा CIMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो लिमिट है ना, ये ऑथराइज डीलर के टोटल कैपिटल से 6 टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि एक ऑथराइज डीलर है जिसका टोटल कैपिटल 500 करोड़ है, तो इस केस में जो एग्रीगेट गैप लिमिट है वो 3000 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर ऑथराइज डीलर का जो हेड या प्रिंसिपल ऑफिस है वो डेली बेसिस पे 2 स्टेटमेंट सबमिट करेगा। एक स्टेटमेंट तो इसका होगा फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर को लेकर के। फॉरेन एक्सचेंज टर्नओवर को लेकर के मतलब क्या है कि डेली बेसिस पे ये कितने वॉल्यूम के फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो डेली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होता है उसको लेकर के उसको जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा, और ये रिपोर्ट उसको फॉर्म FTD के अंदर सबमिट करना होगा। इसके बाद जो गैप्स होता है यानी कि जो डिफरेंसेस होता है, जो इसका पोजीशन है, ये कितना फॉरेन करेंसी होल्ड किया हुआ है, इसका कैश बैलेंस, इसको लेकर के इसको रिपोर्ट सबमिट करना होगा फॉर्म GPB के अंदर। ये CIMS पोर्टल के थ्रू सबमिट कर सकता है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ये सबमिट कर सकता है जो गिवन फॉर्मेट है। और ये कब सबमिट करेगा, तो जैसे कि आज के लिए स्टेटमेंट सबमिट किया जाना, मान लीजिए कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, तो कल तक इसको ये स्टेटमेंट सबमिट कर देना होगा। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको क्वार्टरली बेसिस पे एक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। क्वार्टरली बेसिस पे इसको किस चीज़ से रिलेटेड स्टेटमेंट सबमिट करना होगा, तो इसका जो फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर है, ऑथराइज डीलर का जो फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपोजर है उसको लेकर के इसको एक क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करना होगा जो गिवन फॉर्मेट है उसके अंदर। और सबसे पहले तो कब सबमिट करना होगा, तो यहाँ पे जिस क्वार्टर के लिए किया जा रहा है, मान लीजिए कि 31 मार्च को एक क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो इसके नेक्स्ट मंथ के 30 तारीख तक, मतलब कि 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है तो 30 अप्रैल तक इसको ये जो स्टेटमेंट है वो सबमिट कर देना होगा। और किसके थ्रू करना होगा, तो CIMS के थ्रू करना होगा, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो RBI का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयर हाउस है उसके थ्रू उसको ये स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट सबमिट करेगा तो इसके अंदर जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है उसका भी डिटेल्स इसको सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का, कुछ कुछ क्राइटेरिया होगा, तो उन क्राइटेरिया के ऊपर जो भी कॉर्पोरेट क्लाइंट खरा उतर रहा होगा तो उसका डिटेल्स भी ऑथराइज डीलर्स को यहाँ पे सबमिट करना होगा। और देखिए यहाँ पे ऑथराइज डीलर्स के द्वारा जो भी स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा, तो जो भी यहाँ पे इसके द्वारा ट्रांजेक्शन्स का जानकारी सबमिट किया जाएगा तो इसके लिए ये खुद जिम्मेदार होगा। यानी कि इसके पास जो जानकारी है, इसके पास जो डिटेल्स है ना, उसके आधार पे ये स्टेटमेंट सबमिट करेगा, ना कि इसके क्लाइंट के द्वारा जो इसको डिटेल्स सबमिट किया गया है उसके आधार पे करेगा। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीकली बेसिस पे भी ऑथराइज डीलर को एक स्टेटमेंट सबमिट करना है। वीकली बेसिस पे जो ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स होता है जिसमें कि फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज किया जा रहा है, तो उसको लेकर के इसको एक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। अब ये ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स होता क्या है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे इसका जो बायर रहता है उसके पास राइट आ जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं, उसके पास राइट आ जाता है कि वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करेंसी बाय या सेल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑथराइज डीलर को वीकली बेसिस पे जो ऑप्शन ट्रांजेक्शन्स होगा जिसमें कि फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, तो उसका डिटेल्स इसको सबमिट करना होगा जो गिवन फॉर्मेट है उसमें, CIMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। और कब करना होगा, तो जैसे कि इस वीक के लिए किया जा रहा है तो इस वीक के लिए जो स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा वो नेक्स्ट वीक के पहले वर्किंग डे तक हो जाना चाहिए।
ओके, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑथराइज डीलर को यहाँ पे मंथली बेसिस पे एक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा जो आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग है अंडर ऑल कैटेगरीज। तो अलग अलग कैटेगरीज में इसका जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग है इसको लेकर के इसको एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा हर मंथ के लास्ट वर्किंग डे तक। इसका जो अलग अलग कैटेगरी में आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग है इसको लेकर के इसको एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा CIMS के थ्रू। और कब करना होगा, तो जैसे कि जनवरी मंथ के लिए किया जाना है तो 10 फरवरी तक ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट कर देना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स का जो हेड या प्रिंसिपल ऑफिस होगा इसको एक अप टू डेट लिस्ट सबमिट करना होगा वैसे ऑफिसेस वैसे ब्रांचेस का जो कि नॉन रेसिडेंट बैंक के बिहाफ पे नॉन रेसिडेंट बैंक का रुपी अकाउंट मेंटेन कर रहा है। और जैसे कि देखिए मान लीजिए कि कोई ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है, ठीक है, इसका कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ऐसा ब्रांच है जो कि किसी फॉरेन कंट्री के बैंक का रुपी अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसे ऑफिसेस वैसे ब्रांचेस का जो अप टू डेट लिस्ट है हर साल के दिसंबर तक वो इसको सबमिट करना होगा। और RBI के द्वारा ऐसे ऑफिसेस ऐसे ब्रांचेस को जो कोड प्रोवाइड किया जाता है उस कोड के साथ इसको ये रिपोर्ट सबमिट करना होगा CIMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। और कब करना होगा, तो जैसे कि मान लीजिए 2023 है तो 2023 के दिसंबर तक इसके पास जो भी अप टू डेट लिस्ट होगा वैसे ऑफिसेस वैसे ब्रांचेस का उसका रिपोर्ट इसको कब सबमिट करना होगा, नेक्स्ट ईयर के 15 जनवरी तक, यानी कि 2024 के 15 जनवरी तक इसको वो रिपोर्ट सबमिट करना होगा। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके द्वारा जो ये रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा ना तो ये किस तरीके से किया जाएगा, तो जैसे कि मान लीजिए एक ऑफिस है, ओके, और ये ना ये ऑथराइज डीलर का एक ऑफिस है और ये लेट्स से कि मुंबई के अंदर आता है। तो यहाँ पे RBI का जो ऑफिस मुंबई को देख रहा होगा तो यहाँ पे उस तरीके से उस ऑफिस को क्लासिफाई करके जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाएगा। वहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि द ऑफिसेज ब्रांचेस शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफिसेज विद इन विच दे आर सिचुएटेड। तो रिजर्व बैंक का जो ऑफिस है उसका जो जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो जो ऑफिसेज जो जो ब्रांचेस आएगा उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई करके जो ये रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाएगा। ये जो लिस्ट है बेसिकली वैसे ऑफिसेज वैसे ब्रांचेस का जो कि नॉन रेसिडेंट बैंक का रुपी अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो वो लिस्ट सबमिट किया जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑथराइज डीलर को क्वार्टरली बेसिस पे एक स्टेटमेंट सबमिट करना है। ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो ये डाउटफुल ट्रांजेक्शंस जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस होता है उससे रिलेटेड होगा। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है कि ऐसा हेज ट्रांजेक्शन, अंडरलाइन ट्रेड ट्रांजेक्शंस जिसको कि बार बार जो नॉन रेसिडेंट है उसके द्वारा कैंसिल किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो डाउटफुल ट्रांजेक्शन्स होगा जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स होगा उसको लेकर के क्वार्टरली बेसिस पे ऑथराइज डीलर को रिपोर्ट सबमिट करना होगा। और कब सबमिट करना होगा, तो जिस क्वार्टर के लिए किया जा रहा है उस क्वार्टर के ख़त्म होने के जो बाद जो नेक्स्ट मंथ है उसके 10 तारीख तक कर देना होगा CIMS के थ्रू। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमने देखा था कि OTC फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो ऑथराइज डीलर्स के द्वारा रिपोर्टिंग किया जाता है जो CCIL का ट्रेड रिपोजिटरी है उसको, तो उसमें भी हमने देखा था कि अमेंडमेंट लाया गया है। तो उसको लेकर के अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑथराइज डीलर के द्वारा जितना भी OTC फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और जो फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसके द्वारा डायरेक्टली कंडक्ट किया गया है या फिर ऑथराइज डीलर के किसी ओवरसीज़ एंटिटीज़ जैसे कि ओवरसीज़ ब्रांचेस हो गया, IFSC बैंकिंग यूनिट हो गया, होली ओन सब्सिडरीज हो गया या जॉइंट वेंचर हो गया ऑथराइज डीलर का, उसके द्वारा कंडक्ट किया गया, उसके द्वारा क्या गया है। तो इन सबको लेकर के इसको एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करना होगा, तो जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ट्रेड डिपॉजिटरी है जो कि बेसिकली क्या है, ये एक सेंट्रल डेटाबेस है CCIL का। ये जो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स होता है उसको लेकर के जो रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट करता है और मेंटेन करता है। तो इसको ये रिपोर्ट सबमिट करना होगा। अब किस तरीके से करना होगा उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला जा रहा है जिसमें कि इंडियन रुपीज़ इन्वॉल्व है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि एक बैंक है, ओके,
और यहाँ पे लेट्स से कि एक बैंक है, उसने एक दूसरे बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके तहत जो पहला बैंक है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान एक प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के ऊपर जो यूएस डॉलर है उसको एक्सचेंज करेगा इंडियन रुपीस के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना दो बैंकों के बीच में, ये क्या हो गया, ये आपका इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और इसमें इंडियन रुपीस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि इंडियन रुपीस इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट करेंसी स्वैप एंड स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव। तो करेंसी स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप देखिए क्या होता है, अगर मैं एकदम साधारण शब्दों में आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कि इंडिया है और नेपाल है, और इंडिया और नेपाल के बीच में लेट्स से कि एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत भारत नेपाल को $5 मिलियन लोन के तौर पे देगा, और ये जो लोन देगा वो किस में देगा, यूएस डॉलर में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत ने नेपाल को लोन दे दिया। अब नेपाल जब लोन को रिटर्न करेगा तो वो दूसरे करेंसी में करेगा, वो मान लीजिए इंडियन रुपीज़ में करेगा। तो ये जो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होता है ये क्या हो गया, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हो गया। और स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूनिक इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके द्वारा मतलब उसके लिए ये होता है बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि इंडियन रुपीस इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट करेंसी स्वैप और स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव, तो उसको यहाँ पे आवरली बैचेस में रिपोर्ट करना होगा। कब रिपोर्ट करना होगा, तो जैसे कि मान लीजिए 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो भी इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा तो उसको रिपोर्ट कब करना होगा, 11:30 बजे तक रिपोर्ट करना होगा, ओके। और CCIL का जो रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके क्लोज होने के 30 मिनट पहले तक जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, और CCIL के रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म क्लोज होने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसका रिपोर्टिंग कब होगा, जो नेक्स्ट बिजनेस डे रहेगा उसके 10 बजे तक इसका रिपोर्टिंग होगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि इंडियन रुपीस इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेप्ट करेंसी स्वैप और स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव, जो कि 5 बजे तक एग्जीक्यूट हुआ है, तो इसका रिपोर्टिंग उसी दिन 5:30 बजे तक हो जाना चाहिए। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 5 बजे के बाद एग्जीक्यूट हुआ है तो इसका रिपोर्टिंग नेक्स्ट डे 10 बजे तक हो जाना चाहिए, ओके। इसके बाद जो इंटर बैंक करेंसी स्वैप है, स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव और फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 5 बजे तक एग्जीक्यूट हुआ है, तो यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग उसी दिन जो CCIL रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है वो उसके क्लोज होने के पहले इसका रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 5 बजे के बाद एग्जीक्यूट हुआ है तो इस केस में इसका रिपोर्टिंग जो नेक्स्ट बिजनेस डे रहेगा उसके 10 बजे तक हो जाना चाहिए, ओके। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑथराइज डीलर का ने क्लाइंट के साथ किया है, तो इस केस में यहाँ पे इसका रिपोर्टिंग कब होगा, तो जिस दिन ये क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है उसके नेक्स्ट दिन, उसके जो भी फॉलोइंग बिजनेस डे रहेगा उसके 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए, ओके। समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोविजंस है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कहीं कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होगा आप एक बार बस रिपीट करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बैक टू बैक अरेंजमेंट होता है उसका जो ट्रेड डिटेल्स है, बैक टू बैक अरेंजमेंट का क्या मतलब है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ और उसके बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ ये पहले वाले से रिलेटेड है, तो जो बैक टू बैक अरेंजमेंट होता है उससे जुड़ा हुआ जो ट्रेड डिटेल्स है ना उसका रिपोर्टिंग जो ट्रेड रिपोजिटरी है उसको करना होगा। और यहाँ पे इसमें नॉन रेसिडेंट क्लाइंट का भी जानकारी शामिल होगा, ओके। तो जो बैक टू बैक अरेंजमेंट का ट्रेड डिटेल्स है वो उसको जब रिपोर्टिंग किया जाएगा ट्रेड रिपोजिटरी को, तो उस केस में जो नॉन रेसिडेंट क्लाइंट का जानकारी होगा वो भी इसमें शामिल होगा। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे ऑथराइज डीलर के द्वारा जो रिपोर्टिंग किया जाएगा तो ये इसके पास जो डेटा अवेलेबल है
इसके पास जो रिकॉर्ड है उस आधार पे रिपोर्टिंग करेगा, ना कि क्लाइंट के द्वारा जो डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है इसको उसके आधार पे रिपोर्टिंग करेगा। तो यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स का रिपोर्टिंग किया जा रहा है उसके एक्यूरेसी के लिए। ओके, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे ऑथराइज्ड डीलर को रेगुलर बेसिस पे ये इंश्योर करना होगा कि इसके बुक्स में जो भी जानकारी है और ट्रेड रिपोजिटरी के पास जो जानकारी है, तो इसके बुक्स में जो रिकॉर्ड है और ट्रेड रिपोजिटरी के पास जो रिकॉर्ड है वो दोनों मैच करा, उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ओके, इन सब के अलावा यहाँ पे जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा वो CCIL के द्वारा बताया जाएगा और ये रिजर्व बैंक के द्वारा अप्रूव्ड होगा। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे रिवाइज डायरेक्शंस था, कुछ यहाँ पे एडिशनल डायरेक्शंस था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स है उसको अलाउ कर दिया है कि वो फॉरेन करेंसी में फ़ंड बोरो कर सकता है, और उसके बारे में हमने देख भी लिया था कि किससे फ़ंड बोरो कर सकता है, किस किस काम के लिए कर सकता है और कितने दिनों के अंदर इसको फ़ंड रिटर्न नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने देख लिया अच्छे से। आई होप आपको ये वाला सर्कुलर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजिंग लगता है तो एक बार आप इसको रिपीट करके सुनिए, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में एप्लीकेबिलिटी बोला गया है, तो जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उन सबके ऊपर ये वाला जो मास्टर डायरेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है ये सर्कुलर 3 मई 2024 का है। इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स को लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो IPCs होता है, इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स, जिसको कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, तो ये होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने सर्कुलर के ऊपर। ओके, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स होता है ये गारंटी होता है, बैंक के द्वारा ये इशू किया जाता है। इसके तहत बैंक एक फ्यूचर डेट पे अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करता है। अब यहाँ पे नाम क्या है, इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स, मतलब कि ये ऐसा गारंटी होता है जिसको कि कैंसिल नहीं किया जा सकता, जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता है। बैंक ने एक बार इशू कर दिया, उसके बाद बैंक इस गारंटी को कैंसिल नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे बैंक ये जो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स होता है ना, ये किसके बिहाफ पे इशू करता है, तो देखिए यहाँ पे ये जो जाहिर सा बात है कि गारंटी अगर बैंक इशू कर रहा है तो ये किसी के बिहाफ पे करेगा। तो बैंक यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है, तो उसके बिहाफ पे ये जो IPC होता है, इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स, वो इशू करता है। किसको इशू करता है, तो स्टॉक एक्सचेंज को इशू करता है। देखिए जो म्यूचुअल फंड्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन सब के द्वारा बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में जो शेयर्स है उसको परचेस किया जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को एश्योर करने के लिए कि उसको जो पैसा मिलना है शेयर्स का वो उसको मिल जाएगा, उस चीज़ के लिए यहाँ पे बैंक के द्वारा इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स को इशू किया जाता है। अब देखिए ये जो IPCs होता है ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे तुरंत जो फंड रहता है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बैंक यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज को पैसा दे रहा है, राइट, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है कि तुरंत यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, फंड ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, कुछ कंडीशंस रहता है। जब वो कंडीशंस आता है तो उसके बाद जो फंड है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट के केस में जैसे कि बैंक ने किसी म्यूचुअल फंड्स के बिहाफ में स्टॉक एक्सचेंज को IPC इशू किया। अब म्यूचुअल फंड अगर स्टॉक एक्सचेंज को पैसा नहीं चुकाता है तो इस केस में फिर जो बैंक है वो स्टॉक एक्सचेंज को पैसा देगा म्यूचुअल फंड्स के बिहाफ पे। समझ में आया? तो ये नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी होता है, जो कि किस चीज़ के लिए होता है, तो शेयर्स को परचेस करने के लिए। अब देखिए जो कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के पर्पस से बैंक के द्वारा अलग अलग तरह का गारंटीज इशू किया जाता है ना। कैपिटल मार्केट क्या हो गया, तो कैपिटल मार्केट बेसिकली क्या होता है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इन सबको खरीदा और बेचा जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट है, कंपनीज हैं, उनके द्वारा लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज किया जाता है कैपिटल मार्केट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस है, कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के पर्पस के लिए बहुत सारा जो गारंटीज़ है वो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। तो ये जो IPC है ना, IPC भी उसी के तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसे गारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है जिसको कि कैपिटल मार्केट ऑपरेशन के पर्पस के लिए इशू किया गया है।
ठीक है। तो इसीलिए बैंक का जो ये एक्सपोजर होता है, जाहिर सा बात है कि बैंक अगर इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट इशू कर रहा है तो इसके साथ कुछ रिस्क होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये बैंक का एक्सपोजर हो गया। तो यहाँ पे जो बैंक का इस तरह का एक्सपोजर होता है ना, ये कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का पार्ट ही होता है। ओके, तो इस बात को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इस तरह का जो बैंक का एक्सपोजर होता है, बैंक के द्वारा जो आईपीसीज इशू किया जाता है, तो वो बैंक का जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होता है उसका एक पार्ट ही होता है। नाउ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होता क्या है, तो देखिए एकदम मैं अगर आपको सिंपल में बताऊं तो कैपिटल मार्केट के अंदर जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि कैपिटल मार्केट के अंदर बैंक ने अलग अलग स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसको लेकर के जो रिस्क रहता है वही क्या होता है, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होता है, राइट। जो कैपिटल मार्केट के अंदर बैंक का इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव्स में, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है फ्यूचर में, तो वो क्या हो गया, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर हो गया। समझ में आ गया। नाउ अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। तो देखिए इस सर्कुलर को समझने से पहले ना, सबसे पहले आपको जो 2011 का सर्कुलर है इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट को लेकर के, वो पढ़ना होगा। अगर आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद अभी जो सर्कुलर इशू हुआ है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम 2011 वाला सर्कुलर पढ़ते हैं, उसके बाद हम अभी जो सर्कुलर इशू किया गया है उसको हम देखेंगे। ओके, तो देखिए 2011 के सर्कुलर के हिसाब से जो इशू किया गया था सेम टाइटल के साथ, बैंक्स एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट इशू ऑफ इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट क्या होता है। ये एक तरह का गारंटी होता है जो कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के फेवर में। बैंक का जो क्लाइंट होता है, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सब के बिहाफ पे, राइट। तो यहाँ पे 2011 में इस सेम टाइटल के साथ जो सर्कुलर इशू हुआ था इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कस्टोडियन बैंक, सिर्फ वही कस्टोडियन बैंक। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कस्टोडियन बैंक क्या होता है। तो कस्टोडियन बैंक और कुछ भी नहीं, ऐसा बैंक होता है जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जो शेयर्स रहता है, सिक्योरिटीज़ रहता है, उसको सिक्योर तरीके से होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वही कस्टोडियन बैंक इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट यानी कि आईपीसी इशू कर सकता है, जिसका कि अपने क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के एक क्लॉज के तहत उसके पास इन अलाइनेबल राइट आ जाता है जो भी उसके क्लाइंट के द्वारा सिक्योरिटीज बाय किया जाएगा उसके ऊपर। नाउ यहाँ पे इन अलाइनेबल राइट का मतलब क्या है, ऐसा राइट जिसको कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसको कि कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब देखिए जाहिर सा बात है कि यहाँ पे कस्टोडियन बैंक है जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे आईपीसी इशू कर रहा है, तो अगर उसका क्लाइंट डिफॉल्ट करेगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो यहाँ पे बैंक के पास एटलीस्ट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो राइट है वो तो रहना चाहिए ना। तो सबसे पहला प्रोविज़न यहाँ पे ये है कि सिर्फ वही कस्टोडियन बैंक आईपीसी इशू कर सकता है जिसका कि अपने क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के क्लॉज के तहत उस कस्टोडियन बैंक के पास इन अलाइनेबल राइट आ जाता है उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो कि उसका क्लाइंट परचेस करने वाला है। ओके, नाउ देखिए अगर ट्रांजेक्शन्स प्री फंडेड है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो कस्टमर है, कस्टमर के अकाउंट में पहले से पैसा है, या फिर अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील हो रहा है तो बैंक का जो भी दूसरे देश के अंदर दूसरे बैंक के पास नोस्ट्रो अकाउंट है, वहाँ पे बैंक के पास पहले पैसा आ चुका है जो ट्रांजेक्शन है उसको सेटलमेंट के लिए, तो इस केस में फिर ये वाला जो क्लॉज है इन अलाइनेबल राइट वाला क्लॉज, वो इस केस में ज़रूरी नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कस्टोडियन बैंक है, जाहिर सा बात है कि वो आईपीसी इशू कर रहा है, इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट इशू कर रहा है, तो इसको लेकर के कुछ रिस्क होगा, राइट। तो यहाँ पे कस्टोडियन बैंक मैक्सिमम 50% रिस्क मान करके चलता है कि जो भी आपका सेटलमेंट अमाउंट है उसका मैक्सिमम 50% नुकसान हो सकता है। आईपीसी जो बैंक इशू करता है वो ये मान करके चलता है। अब यहाँ पे इसके द्वारा ये जो एस्टिमेशन किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट के आधार पे एस्टिमेशन करता है कि चलो अगर जैसे कि आपको पता होगा ये 2011 का सर्कुलर है, तो अभी तो T+1 सेटलमेंट साइकिल आ गया है। पहले क्या था, T+2 सेटलमेंट साइकिल था। मतलब कि जैसे कि आज मंडे है, आज आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया
तो आपका ट्रेड का सेटलमेंट कब होगा? कल नहीं होगा, कल ट्यूसडे है और परसों वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को आपका जो ट्रेड का सेटलमेंट है वो होगा। तो T+2 सेटलमेंट साइकिल इसी को बोलते हैं। तो पहले T+2 सेटलमेंट साइकिल था। तो यहाँ पे कस्टोडियन बैंक के द्वारा जो IPCs इशू किया जाता है, तो इसको लेकर के कस्टोडियन बैंक ये मान के चलता है कि इसको मैक्सिमम 50% का नुकसान हो सकता है। और किस आधार पे ये एस्टिमेशन करता है? तो यहाँ पे डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट के आधार पे एस्टिमेशन करता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उसके द्वारा जो शेयर्स खरीदा गया है, मान लीजिए आज शेयर्स खरीदा गया है, आज टी डे है और कल आपका T+1 होगा, अगले दिन शेयर्स का प्राइस 20% नीचे चले गया तो नुकसान होगा। उसके अगले दिन T+2 को जो शेयर्स का प्राइस है और 20% नीचे चले गया और यहाँ पे एडिशनल 10% का मार्जिन लिया जाता है। तो 20% पहले दिन, 20% फिर उसके अगले दिन और 10% एडिशनल मार्जिन। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो कस्टोडियन बैंक रहता है वो ये मान के चलता है कि उसको मैक्सिमम 50% का नुकसान हो सकता है, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो T+1 होता है, यानी कि आज ट्रेड हुआ कल, तो T+1 के लिए जो कस्टोडियन बैंक पोटेंशियल रिस्क मान करके चलता है वो कितना होगा? वो भी 50% होगा, 50% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। तो मान लीजिए कि सेटलमेंट अमाउंट अगर 1 लाख रुपए है तो कस्टोडियन बैंक ये मान करके चलता है कि इसको मैक्सिमम 50,000 रुपये का नुकसान हो सकता है। अब देखिए, अगर T+1 के अंत तक, यानी कि कल ट्रेड हुआ और आज शाम तक अगर जो क्लाइंट है उसके तरफ से मार्जिन पेमेंट नहीं किया गया है, जो इनिशियल पेमेंट होता है, एडवांस पेमेंट होता है, जो आपका सेटलमेंट अमाउंट का 1% होता है, वो पैसा नहीं दिया गया है, या फिर अर्ली पेमेंट नहीं किया गया है, ट्रांजेक्शन्स के सेटलमेंट के लिए पैसा नहीं दिया गया है, तो फिर इस केस में ये जो 50% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट है उसी को क्या मान लिया जाएगा? उसी को कैपिटल मार्केट एक्सपोजर मान लिया जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर T+1 को क्लाइंट के द्वारा अर्ली पेमेंट कर दिया गया, जो क्लाइंट है उसने ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए पैसा दे दिया, तो जाहिर सा बात है जब क्लाइंट ने पैसा दे दिया तो क्या यहाँ पे किसी प्रकार का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नहीं होगा। और T+1 का यहाँ पे मतलब है एंड ऑफ डे, यानी कि कल ट्रेड हुआ है तो आज 3-4 बजे तक जो फंड है वो रिसीव हो जाना चाहिए। अगर अर्ली पेमेंट रिसीव हो जाता है तो इस केस में किसी भी प्रकार का कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नहीं होगा। लेकिन अगर एंड ऑफ डे के बाद मान लीजिए 7 बजे 8 बजे फंड रिसीव होता है तो फिर इस केस में यहाँ पे इसको अर्ली पे नहीं माना जाएगा और इस केस में फिर जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होता है वो कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, ये तो हमने देख लिया अर्ली पे को लेकर के। अब अगर क्लाइंट के द्वारा मार्जिन पे किया जाता है तो उस केस में कैपिटल मार्केट एक्सपोजर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्जिन कैश में दिया जाता है T+1 को, तो इस केस में जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो जो सेटलमेंट प्राइस होगा उसका 50% लिया जाएगा और उसमें से मार्जिन के तौर पे जो पैसा दिया गया है क्लाइंट के द्वारा उसको घटा दिया जाएगा। तो जो भी अमाउंट आएगा उसको कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के तौर पे माना जाएगा। ओके, मतलब कि कस्टोडियन बैंक लेकर के चलेगा कि उसको इतना नुकसान हो सकता है, उतना उसका रिस्क इन्वॉल्व है। ओके, अब देखिए, अगर मार्जिन परमिटेड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में दिया गया है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या म्यूचुअल फंड्स है, उसके द्वारा जो मार्जिन है वो परमिटेड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में दिया गया है, तो फिर इस केस में जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो फिर इस केस में जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है, देखिए, सबसे पहले तो सेटलमेंट प्राइस का 50% लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, आपको पता होगा कि जब भी आप सिक्योरिटीज़ कोलेट्रल के तौर पे या मार्जिन के तौर पे देते हैं तो उसका टोटल वैल्यू नहीं लिया जाता है, एक हेयर कट का प्रावधान होता है। जैसे कि मान लीजिए एक सिक्योरिटीज़ आप मार्जिन के तौर पे दे रहे हैं या कोलेट्रल के तौर पे दे रहे हैं, समझ लीजिए, और उसका वैल्यू 100 रुपया है और यहाँ पे 10% हेयर कट का प्रावधान है। तो यहाँ पे मार्जिन के पर्पज़ से या कोलेट्रल के पर्पज़ से आपके सिक्योरिटीज़ का जो वैल्यू कंसीडर किया जाएगा ना, वो 100 रुपये नहीं होगा, वो क्या होगा? 90 रुपया होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर परमिटेड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में मार्जिन दिया गया है तो इस केस में कैपिटल मार्केट एक्सपोजर कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले तो 50% ऑफ सेटलमेंट प्राइस लिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? जो सिक्योरिटीज़ का वैल्यू है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ का जो वैल्यू रहेगा जिसमें कि हेयर कट एडजस्टेड रहेगा, हेयर कट जो भी होगा, जितना परसेंटेज भी होगा उसके वैल्यू में से घटा करके जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे 50% ऑफ सेटलमेंट प्राइस से माइनस किया जाएगा और जो आंसर आएगा वही क्या होगा? कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होगा। समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट है उसको फाइनेंशियल गारंटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसका क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर 100 का होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बैंक के द्वारा जो आईपीसी इशू किया जाता है ना, तो बैंक ऐसा मानता है कि बैंक का ये डायरेक्ट, मतलब बैंक ने डायरेक्ट इतने अमाउंट का लोन दिया हुआ है, ठीक है, बैंक ये मान करके चलता है। लेकिन जब बात आता है, आपको पता होगा कि बैंक का जो भी एक्सपोजर रहता है, बैंक को उसके अगेंस्ट में अलग से कुछ कैपिटल रखना पड़ता है, राइट, पोटेंशियल रिस्क को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे इस केस में जो एक्सपोजर के अगेंस्ट में अलग से कैपिटल मेंटेन किया जाता है, तो इस केस में यहाँ पे जो आईपीसी का टोटल वैल्यू रहेगा वो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर कैलकुलेट किया जाएगा, जितने अमाउंट का भी कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होगा उसके अगेंस्ट में यहाँ पे अलग से कैपिटल के तौर पे पैसा रखा जाएगा। और यहाँ पे 125% रिस्क वेट का प्रोविज़न रहेगा। यानी कि मान लीजिए एक कस्टोडियन बैंक है, उसने आईपीसी इशू किया है, तो और उस आईपीसी के अगेंस्ट में, उस आईपीसी के ऊपर उसने जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर कैलकुलेट किया है ना, वो लेट्स से कि 100 रुपया है, और नियम के हिसाब से हर 100 रुपये के अगेंस्ट में जो कस्टोडियन बैंक है उसको 9 रुपये अलग से कैपिटल के तौर पे रखना पड़ता है। तो अगर ये 9 रुपये अलग से कैपिटल के तौर पे रखेगा तो वो 100% होगा, ठीक है, 100% रिस्क वेट होगा। यहाँ पे 125% रिस्क वेट का प्रावधान है, तो ये जो 9 रुपया है उसका 25% कितना हो गया, 2.25%। तो टोटल यहाँ पे अगर कैपिटल मार्केट एक्सपोजर 100 का है तो इसके अगेंस्ट में बैंक को 11.25% अलग से कैपिटल के तौर पे रखना होगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली हमने 2011 का जो आरबीआई का सर्कुलर था इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स को लेकर के, उसको हमने पढ़ा। अब हम आते हैं अपने अभी वाले सर्कुलर पे, और अब आपको ये सर्कुलर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2011 वाले सर्कुलर में हमने जो भी रिस्क मिटिगेशन मेजर्स देखा, कस्टोडियन बैंक के द्वारा जो आईपीसी इशू किया जाता है उसको लेकर के जो रिस्क रहता है उसको कम करने के लिए जो भी हमने मेजर्स देखा, तो वो T+2 सेटलमेंट साइकिल के बेस्ड था, राइट। T+2 सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? जैसे कि आज मंडे, आज ट्रेड हुआ तो कल नहीं, परसों जो वेडनेसडे रहेगा उस दिन ट्रेड का सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट का मतलब कि बायर के पास शेयर्स जाएगा और जो सेलर है उसके पास पैसा जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिस्क मिटिगेशन मेजर्स हमने 2011 वाले सर्कुलर में देखा वो T+2 सेटलमेंट साइकिल के आधार पे था। अब आप सबको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज ने T+1 सेटलमेंट साइकिल को अपना लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि आज अगर ट्रेड हुआ, आज मान लीजिए मंडे है, तो कल ट्यूसडे को आपके ट्रेड का जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज ने T+1 सेटलमेंट साइकिल को अपना लिया है, तो इसी के अकॉर्डिंगली जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन था उसको रिव्यू किया गया है, और यहाँ पे अब जो भी आईपीसीज इशू किया जाता है कस्टोडियन बैंक के द्वारा T+1 सेटलमेंट साइकिल के अंदर, तो वो अब इन इंस्ट्रक्शंस को मानेगा जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो सेम ही है, सिर्फ वही कस्टोडियन बैंक आईपीसी इशू करने के लिए परमिटेड है जिसने कि अपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट किया है, और उस एग्रीमेंट के क्लॉज के तहत उस कस्टोडियन बैंक के पास इन अलाइनेबल राइट है उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो कि उसका क्लाइंट बाय करने वाला है या फिर जो सेटलमेंट के पश्चात रिसीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन अलाइनेबल राइट का क्या मतलब होता है? जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ओके। और अगर जो ट्रांजेक्शन है वो प्री फंडेड है, मतलब कि जो क्लाइंट है उसके अकाउंट में पहले से पैसा है, या अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील हो रहा है तो बैंक का जो नोस्ट्रो अकाउंट है उसमें पैसा आ चुका है, तो इस केस में फिर ये वाला जो क्लॉज है वो नेसेसरी नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे क्योंकि T+1 सेटलमेंट साइकिल के आधार पे जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी किया गया है, तो यहाँ पे कस्टोडियन बैंक मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क कितना मान करके चलेगा उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट का 30% मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क कस्टोडियन बैंक मान करके चलेगा कि इसको मैक्सिमम सेटलमेंट अमाउंट का 30% नुकसान हो सकता है, और इसी को एज अ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के तौर पर माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए सेटलमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, ओके, तो इसका 30% कितना हो गया? 30,000। तो ये 30,000 को ही कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के तौर पे माना जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे किस आधार पे ये जो एस्टिमेशन है वो किया गया है, तो सेम डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट के आधार पे यहाँ पे ये एस्टिमेट किया गया है कि जो शेयर्स का प्राइस है वो T+1 को, यानी कि आज जो खरीदा गया है उसके अगले दिन शेयर्स का प्राइस 20% अगर नीचे चल जाता है तो, और एडिशनल यहाँ पे 10% का मार्जिन लिया गया है। तो इस आधार पे यहाँ पे
तय किया गया है कि जो मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क कस्टोडियन बैंक मान करके चलेगा, जिसको कि कैपिटल मार्केट एक्सपोजर माना जाएगा, वो कितना है 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। और 2011 वाले सर्कुलर में कितना था 50% था, क्योंकि वहाँ पे T+2 सेटलमेंट साइकिल के आधार पे जो रिस्क मिटिगेशन मेजर्स था वो बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम T+1 सेटलमेंट साइकिल के आधार पे बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो कस्टोडियन बैंक है वो मैक्सिमम इंटरडे रिस्क कितना मान करके चलेगा 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट, और इसी को एज अ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर माना जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए T+1 सेटलमेंट साइकिल के अंदर ना जनरली जो एक्सपोजर होता है वो इंटरडे के लिए होता है। मतलब कि जैसे कि आज ट्रेड हुआ तो यहाँ पे जो बैंक है उसके द्वारा जो आईपीसी इशू किया जाता है, तो उसको लेकर के जो रिस्क रहता है ना वो एक दिन के लिए ही रहता है। जैसे कि आज ट्रेड हुआ ना तो आज के लिए ही रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कल जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उसके द्वारा पैसा दे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि T+1 सेटलमेंट साइकिल के अंदर जो एक्सपोजर रहता है वो नॉर्मली एक दिन के लिए रहता है, लेकिन अगर T+1 के अंत तक 3-4 बजे तक, कल ट्रेड हुआ और आज 3-4 बजे तक जो एक्सपोजर है वो आउटस्टैंडिंग रहता है, जो म्यूचुअल फंड्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो भी कस्टोडियन बैंक का क्लाइंट है, उसके द्वारा पैसा नहीं चुकाया जाता है, तो फिर इस केस में जो भी आउटस्टैंडिंग कैपिटल मार्केट एक्सपोजर होगा उसके अगेंस्ट में अलग से कस्टोडियन बैंक को कैपिटल के तौर पे पैसा रखना पड़ेगा, जो मास्टर सर्कुलर है बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन 1 अप्रैल 2024 का, उसके हिसाब से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बैंक का जो अंडरलाइंग एक्सपोजर होगा काउंटर पार्टीज़ को, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि बैंक ने सिर्फ अपने एक क्लाइंट के बिहाफ पे जो आईपीसी इशू किया है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बैंक ने अपने एक क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू का जो आईपीसी है वो इशू कर दिया है, तो इससे तो रिस्क हो जाता है राइट। अगर वो क्लाइंट डिफ़ॉल्ट करेगा तो यहाँ पे तो वो जो बैंक है वो डूब जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि बैंक का जो एक्सपोजर होगा ना वो किसी एक काउंटर पार्टी को बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो 2019 का लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंदर लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उस लिमिट के अंदर ही बैंक का जो एक्सपोजर होगा अपने काउंटर पार्टीज़ को वो होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस सर्कुलर के अंदर जो भी मतलब 2011 के सर्कुलर के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया था, तो वो इंस्ट्रक्शंस अभी भी वैलिड रहेगा, वो इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं होगा, वो इंस्ट्रक्शंस अभी भी वैलिड रहेगा, लेकिन किस चीज़ के लिए वैलिड रहेगा, तो T+2 सेटलमेंट साइकिल के लिए वैलिड रहेगा। और अभी जो इंस्ट्रक्शन जारी किया गया वो किस चीज़ के लिए है, T+1 सेटलमेंट साइकिल के लिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ने T+1 सेटलमेंट साइकिल अपना लिया है, और ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने बात किया है वो तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट मी चेक, हाँ, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कस्टोडियन बैंक यहाँ पे मैक्सिमम इंटरडे रिस्क कितना मान करके चलेगा एज अ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। ओके, और ये जो यहाँ पे ये एस्टिमेशन किया गया वो किस आधार पे किया गया है, तो 20% डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट ऑफ द इक्विटीज़ ऑन T+1 और एक एडिशनल 10% का मार्जिन लिया गया है। मतलब कि ये मान करके चला गया है कि आज ट्रेड हुआ है तो अगले दिन मैक्सिमम 20% का नुकसान हो सकता है, और एक्स्ट्रा वर्स्ट केस में अगर सिक्योरिटीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चले गया तो ये सोच करके एक्स्ट्रा 10% का मार्जिन यहाँ पे के आधार पे ये जो 30% ऑफ सेटलमेंट अमाउंट मैक्सिमम इंटरडे रिस्क है वो माना गया है। ओके, अब देखिए ये सर्कुलर का अगर हम एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है एक्सक्लूडिंग आरआरबी, उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ें, दूसरे सर्कुलर को देखें। यहाँ पे जो हमारे पास सर्कुलर है ये सर्कुलर 8 मई 2024 का है। मार्जिन फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मार्जिन होता है उसको लेकर के ये पर्टिकुलर सर्कुलर है। तो इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसके लिए जो मार्जिन है वो क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम सर्कुलर के ऊपर आएंगे। तो देखिए
डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली और कुछ भी नहीं, ऐसा फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसका वैल्यू किसी दूसरे एसेट के ऊपर डिपेंड करता है और उस दूसरे एसेट को हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है, कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, करेंसीज हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट है और आपको बताया जाता है कि उसका अंडरलाइंग एसेट ना लेट्स से कि इंटरेस्ट रेट है। तो अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आता है तो ये जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट है इसका भी जो वैल्यू है उसमें क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्वैप्स होता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक एसेट को बाय या सेल किया जाता है। ओके, उसके बाद ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें इसका जो बायर रहता है उसके पास ये राइट आ जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं, राइट आ जाता है कि वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान एक एसेट को बाय या फिर सेल कर सकता है। इसके बाद आपका स्वैप्स होता है। स्वैप्स में क्या होता है, दो पार्टीज यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्सचेंज करता है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट स्वैप है, तो मान लीजिए एक पार्टी है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसने जो लोन लिया वो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और दूसरा पार्टी है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसने जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। नाउ यहाँ पे दोनों पार्टीज को लगता है, जिसने फिक्स के ऊपर लिया है वो सोचता है काश मेरा फ्लोटिंग के ऊपर रहता लोन तो कितना अच्छा होता है, जिसने फ्लोटिंग के ऊपर लिया है वो सोचता है काश मेरा फिक्स्ड के ऊपर रहता तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज आता है, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करता है और दोनों पार्टीज जो इंटरेस्ट रहता है उसको एक्सचेंज करता है। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब देखिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का जब हम बात करते हैं ना तो एक चीज़ बताना जरूरी है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट पे एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर किसी एसेट को बाय या सेल किया जाता है। तो यहाँ पे ना डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जनरली ज़्यादातर समय जो जिस एसेट को बाय या सेल करने का बात हो रहा है ना उसका डिलीवरी नहीं होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही लोग जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा जो गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मान लीजिए उसको उसने बाय कर लिया, ठीक है। अब उसका जो प्रिडिक्शन है वो सच में सही हो गया, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया उसका भी प्राइस बढ़ेगा, तो फिर उसने उसको सेल कर दिया और इस तरीके से उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, नाउ देखिए जब भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कोई इंटर करता है तो जो भी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस वैल्यू रहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल वैल्यू रहता है ना उसका एक पोर्शन कैश के तौर पे जिसको कि मार्जिन मनी बोला जाता है, वो उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन करके रखना होता है, जो रिस्क एक्सपोजर रहता है उसको मैनेज करने के लिए। और ये मैं जनरली जो स्टॉक एक्सचेंज पे होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रहता है उसका एक परसेंटेज उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन करके रखना होता है, जिसको कि मार्जिन मनी बोला जाता है। नाउ देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर रहता है और जो सेलर रहता है दोनों के द्वारा मार्जिन का पैसा दिया जाता है। मान लीजिए कि एक बायर है एक सेलर है, उसने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उन दोनों ने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया 100 शेयर्स के लिए और हर शेयर का प्राइस 50 रुपये है। तो यहाँ पे आप बताइए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होगा, 100 इंटू 55,000 होगा। और यहाँ पे 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो बायर को भी और सेलर को भी 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 हो गया। ये उसको अपने मार्जिन अकाउंट में मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। अब देखिए जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसने क्या प्रिडिक्ट करके खरीदा होगा, आप मुझे ये बताइए। उसने ये प्रिडिक्ट किया होगा कि आने वाले दिनों में शेयर्स का प्राइस ऊपर चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर शेयर्स का प्राइस सच में ऊपर चल जाता है, मान लीजिए कि 50 रुपये था और 52 रुपया हो गया, 52 रुपीज़ हो गया, तो यहाँ पे जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसको तो बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन जिसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है उसने तो ये सोच के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया था ना कि आने वाले दिनों में शेयर्स का प्राइस नीचे चल जाएगा और तब मैं इसको सेल कर दूंगा, ज़्यादा पे मैंने खरीदा और कम पे मैं इसको सेल कर दूंगा और प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो यहाँ पे सेलर को तो नुकसान हुआ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, शेयर्स का प्राइस ऊपर गया है तो बायर को मुनाफा हुआ है और जो सेलर है उसको नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे 2 रुपया शेयर का प्राइस बढ़ा है तो कितना हो गया, 100 शेयर्स के लिए 200 हो गया। तो जो प्रॉफिट लॉस है वो कितना है, 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर्स का मार्जिन अकाउंट है उसमें 200 रुपया
क्रेडिट हो जाएगा, और जो सेलर्स का मार्जिन अकाउंट है ना उसमें 200 रुपये डेबिट हो जाएगा। तो बायर के मार्जिन अकाउंट में टोटल कितना पैसा आ गया, 700 रुपया, और सेलर के मार्जिन अकाउंट में टोटल कितना पैसा आ गया, 300 रुपया। तो यहाँ पे बस मैंने आपको ऐसे समझा दिया है कि ये जो मार्जिन का पैसा लिया जाता है वो किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसका यूज़ होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन जनरल। और हम यहाँ पे बात करें स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है उसको लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि बायर और सेलर दोनों के द्वारा जो मार्जिन रहता है वो दिया जाता है। ओके, अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर और देखते हैं कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए 2021 में मार्जिन फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इस सेम टॉपिक के ऊपर एक सर्कुलर इशू किया गया था, और इस सर्कुलर के तहत आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंकों को अलाउ कर दिया था कि वो जो परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बीच में, उसके लिए वो मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट करने का क्या मतलब है, मार्जिन प्रोवाइड करना। एडी कैटेगरी 1 बैंक अपने क्लाइंट के बिहाफ पे मार्जिन प्रोवाइड करेगा, और जिसके साथ भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस सामने वाले पार्टी से मार्जिन कलेक्ट करेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2021 में क्या फैसला लिया गया है। मान लीजिए कि भारत का एक लेट्स से कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो हमेशा यूरोप से रॉ मटेरियल मंगाता है। अब इसको लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा, तो वो यूरोप के कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके तहत वो एक फ्यूचर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइस पे जो रॉ मटेरियल है वो बाय करेगा। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए अब एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको फैसिलिटेट कराने के लिए कोई तो चाहिए। तो यहाँ पे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक आता है। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक क्या करता है उसको समझिए। तो ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जो मार्जिन रहता है वो पे करता है यूरोप के कंपनी को, और जो यूरोप का कंपनी रहता है वो मार्जिन प्रोवाइड करता है जिसको कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक कलेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2021 में जो आरबीआई है उसने अलाउ कर दिया था ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंकों को कि वो जो भी परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए वो मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट कर सकता है, यानी कि मार्जिन वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे प्रोवाइड कर सकता है और जो काउंटर पार्टी रहता है उससे वो मार्जिन कलेक्ट कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया था उस सर्कुलर में उसको यहाँ पे रिव्यू किया गया है फीडबैक के हिसाब से, और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिन फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्शंस 2024 को इशू किया गया है। ओके, तो अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो जो भी डायरेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। जिस डेट को ये सर्कुलर इशू हुआ है उस डेट से ही जो डायरेक्शंस है वो लागू हो जाएगा, और ये जो डायरेक्शंस है ना ये 2021 का जो सर्कुलर है उसको ये सुपरसीड कर देगा, यानी कि उसको रिप्लेस कर देगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शंस के पर्पस से ऑथराइज डीलर का क्या मतलब है, सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे ऑथराइज डीलर का मतलब है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स और ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स, यानी कि स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स जिसको कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 के तौर पे कैटेगराइज किया गया है। अब जो 2021 वाला सर्कुलर था ना वो सर्कुलर स्पेसिफिकली ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंकों के लिए था, लेकिन ये जो सर्कुलर है ना ये सर्कुलर ऑथराइज डीलर्स के लिए है। और यहाँ पे ऑथराइज डीलर्स का मतलब सिर्फ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स नहीं है, यहाँ पे ऑथराइज डीलर का मतलब है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स एज वेल एज ऑथराइज डीलर कैटेगरी 3 स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर्स। ओके, उसके बाद जो भी डायरेक्शंस इशू किया गया है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत किया गया है। ओके, अब हम आते हैं अपने डायरेक्शंस के ऊपर कि डायरेक्शंस में क्या क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो ऑथराइज डीलर्स है वो भारत के अंदर और भारत के बाहर जो मार्जिन है वो पोस्ट और कलेक्ट कर सकता है परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऐसे परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसमें कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वॉल्व है। ठीक है, और उस मार्जिन के ऊपर वो इंटरेस्ट रिसीव और पे भी कर सकता है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इसका क्या मतलब है, तो परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है उसके वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको हेज करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए। इसके बाद है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन के वजह से जो नुकसान हो सकता है उसको कम करने के लिए। और है एक आपका क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो क्रेडिट रिस्क रहता है उसको एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में आपने सुना होगा, इसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रीमियम देता है, दूसरा पार्टी पहले पार्टी को एश्योर करता है कि आपको जो किसी तीसरे पार्टी से पैसा मिलना था अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि रिजर्व बैंक ने स्पेसिफाई किया हुआ है। समझ में आ गया। तो ऑथराइज्ड डीलर्स यहाँ पे भारत के अंदर और भारत के बाहर जो मार्जिन है उसको पोस्ट और कलेक्ट कर सकता है, यानी कि मार्जिन प्रोवाइड कर सकता है और मार्जिन कलेक्ट कर सकता है परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वॉल्व है, कोई भारत के बाहर का व्यक्ति या एंटिटी इन्वॉल्व है। और देखिए उस मार्जिन के ऊपर ये इंटरेस्ट रिसीव भी कर सकता है और पे भी कर सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर मार्जिन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है ऑथराइज डीलर्स के द्वारा, या मार्जिन जो कलेक्ट किया गया है वो कोई बॉन्ड है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर ऑथराइज डीलर ने जो मार्जिन प्रोवाइड किया है वो एक सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो रिसीव करेगा वो। और अगर उसको जो मार्जिन मिला है सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट वो पे करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऑथराइज डीलर का जो ओवरसीज ब्रांच होगा और आईएफएससी बैंकिंग यूनिट होगा और उसके द्वारा अगर कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट किया गया होगा, फैसिलिटेट किया गया होगा, तो उसके लिए भी ये मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट कर सकता है भारत के अंदर और भारत के बाहर भी, और उस मार्जिन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको ये रिसीव भी कर सकता है और पे भी कर सकता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंकों के लिए बोला गया है कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक जो मार्जिन है वो पोस्ट और कलेक्ट कर सकता है भारत के अंदर और भारत के बाहर भी अपने कस्टमर्स के बिहाफ में जो परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए, जिसमें कि कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन्वॉल्व है, और उस मार्जिन के ऊपर वो इंटरेस्ट रिसीव भी कर सकता है और इंटरेस्ट पे भी कर सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए भारत के अंदर जो मार्जिन प्रोवाइड किया जाएगा ऑथराइज डीलर्स के द्वारा, जो मार्जिन कलेक्ट किया जाएगा, तो वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। ओके, अगर भारत के अंदर ये होता है तो सबसे पहला है इंडियन करेंसीज, यानी कि इंडियन रुपीज़ में ये हो सकता है। इंडियन रुपीज़ में मार्जिन पोस्ट किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। ये फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी हो सकता है। फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी का क्या मतलब है कि ये वाइडली एक्सेप्टेबल हो, वाइडली इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हों, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया। तो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के फॉर्म में मार्जिन पोस्ट और कलेक्ट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशूड या डेट सिक्योरिटीज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये भारत के अंदर जो पर्सन रेसिडेंट है, जो मान लीजिए कोई एंटिटी है, एंटिटी के द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किया जाता है, तो उसको भी एज अ मार्जिन के तौर पे प्रोवाइड किया जा सकता है और कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बॉन्ड्स को लेकर के जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है? सबसे पहला तो वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, और दूसरा उसको कम से कम AAA का रेटिंग मिला होना चाहिए, मतलब AAA का रेटिंग मिला होना चाहिए, और ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ये मिला होना चाहिए जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो। और अगर एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्रेडिट रेटिंग दिया हुआ है तो इस केस में जो सबसे लोएस्ट वाला होगा उसको माना जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसको भी एज अ मार्जिन के तौर पे पोस्ट और कलेक्ट किया जा सकता है। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक में आपने पैसा जमा किया और उस पैसे के अगेंस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो अप टू 1 ईयर होता है। 1 साल तक इसका मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है, और 1 साल से पहले अगर आपको पैसों का काम है तो आप इसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं
और उससे आप पैसा ले सकते हैं। फिर वो जब मैच्योर हो जाएगा तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो बैंक में जा करके इसको रिडीम कर लेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को मार्जिन के तौर पे पोस्ट और कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो कमर्शियल पेपर होता है जो हाईली रेटेड कंपनीज के द्वारा इशू किया जाता है, जब कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों का जरूरत पड़ता है तो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करता है, तो कमर्शियल पेपर को भी एज अ मार्जिन के तौर पे पोस्ट और कलेक्ट किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे कमर्शियल पेपर के केस में एक रिक्वायरमेंट है कि इसको मिनिमम A1 रेटिंग प्रोवाइड होना चाहिए ऐसे रेटिंग एजेंसी से जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, और अगर एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो रेटिंग है वो दिया गया है तो इस केस में जो लोएस्ट रेटिंग होगा उसको माना जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो हमने बात किया कि अगर भारत के अंदर मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट किया जाता है, मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है और जो काउंटर पार्टी है उससे मार्जिन कलेक्ट किया जाता है, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर भारत के बाहर मार्जिन पोस्ट और कलेक्ट किया जाता है तो वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहला तो है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ये हो सकता है, यानी कि डॉलर के फॉर्म में, उसके अलावा ये यूरो के फॉर्म में, पाउंड के फॉर्म में हो सकता है। ये किसी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा इशूड डेट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसको AA- और इससे ऊपर का क्रेडिट रेटिंग मिला होना चाहिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा या फिच रेटिंग्स के द्वारा, या फिर इसको AA3 और इसके ऊपर का रेटिंग्स मिला होना चाहिए मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा। और अगर एक से ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ है तो जो सबसे लोएस्ट रेटिंग रहेगा उसको यहाँ पे माना जाएगा इस पर्पज़ के लिए। समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ देखिए, यहाँ पे एक टर्म होता है नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव क्या होता है उसको समझिए। देखिए, नॉर्मली जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसका जो सेटलमेंट होता है, जो टर्म्स कंडीशन के आधार पे दोनों पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, उस टर्म एंड कंडीशन के आधार पे ही जो पेमेंट का एक्सचेंज है दोनों पार्टीज़ के बीच में वो हो पाए, उसके लिए एक क्लियरिंग हाउस रहता है, एक सेंट्रल काउंटर पार्टी रहता है जो कि सेटलमेंट को के लिए गारंटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव्स होता है ना, ये एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका सेटलमेंट गारंटीड नहीं रहता है सेंट्रल काउंटर पार्टी के द्वारा। तो ये जो नॉन सेंट्रली क्लियर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो इसका जो दो पार्टीज रहता है वो दोनों पार्टीज ही जिम्मेदार होता है सेटलमेंट के लिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनिंग फॉर नॉन सेंट्रली क्लियर OTC डेरिवेटिव डायरेक्शन 2024 है, जिसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो इसके पैराग्राफ 11 के तहत अगर कोई ऑथराइज डीलर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट किया गया है उसको कंप्लाई करना चाहता है, जो कि कर सकता है ऑथराइज डीलर, तो यहाँ पे उसको कंप्लाई करना चाहता है नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो कि किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की तरफ से किया गया है, या फिर कोई नॉन सेंट्रली क्लियर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें कि 2 ऑथराइज डीलर्स इन्वॉल्व है और उसमें से कम एक ऑथराइज डीलर किसी फॉरेन बैंक का ब्रांच है। तो इस केस में यहाँ पे क्या बोला गया है, इस केस में ऑथराइज डीलर को बोला गया है कि वो भारत के बाहर जो मार्जिन है उसको प्रोवाइड कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है, पे कर सकता है, जो भी वहाँ के फॉरेन गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, और इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑथराइज डीलर जो मार्जिन है वो पोस्ट और कलेक्ट कर सकता है, जो इंटरेस्ट है मार्जिन के ऊपर उसको रिसीव और पे कर सकता है। अगर ऑथराइज डीलर्स के द्वारा खुद से वो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट किया गया है तो उस केस में तो वो कर ही सकता है। अगर इसके किसी ओवरसीज ब्रांचेस के द्वारा, हेड ऑफिस के द्वारा ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट किया गया है तो उस केस में भी ये कर सकता है। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन बैंक्स है वो एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखेगा जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसके नाम पे। किस पर्पस के लिए, तो भारत के अंदर जो कैश मार्जिन को पोस्ट और कलेक्ट किया जाता है उस पर्पस के लिए, और उससे जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता है उस पर्पस के लिए, मतलब कि वही जो इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है, पे किया जाता है, उस पर्पस के लिए। ओके, और यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो जो भी ऑथराइज डीलर्स हैं उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट सर्कुलर है जिसको हमने डिस्कस किया है। अभी भी 3-4 सर्कुलर और मे बी इससे ज़्यादा सर्कुलर बचा हुआ है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वो भी लेक्चर आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।